गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? मैं संजय कुमार आपका SNKP राजकीय महाविद्यालय नीमका थाना के ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम BSc पार्ट फर्स्ट की केमिस्ट्री के पेपर थर्ड में जो गैस यूनिट चलती है उसमें एक टॉपिक है क्रांतिक घटनाएं एवं क्रांतिक स्थिरांक। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पूर्व की क्लास में हमने जो वान डेर वाल्स समीकरण था वास्तविक गैसों के लिए वान डेर वाल ने दिया था या उनके बिहेवियर को समझाने के लिए दिया गया था, उसका जो एक्सपेंशन था, फैलाव या उसका अनुप्रयोग या उसके द्वारा जो गैसों के आदर्श व्यवहार से विचलन की व्याख्या हमने की थी। आज क्रांतिक घटनाएं इस टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। देखो, उच्च ताप व निम्न दाब पर गैसों का आयतन बहुत अधिक होता है, लेकिन जब दाब बढ़ाते हैं व आयतन घटाते हैं तो गैसों का आयतन लगातार घटता जाता है। वह गैस अणुओं के मध्य आकर्षण बल स्थापित हो जाते हैं, वह गैस द्रव में बदल जाती है। लेकिन यह जो कॉन्सेप्ट है भाई गैसों का जो द्रवीकरण हो रहा है निम्न ताप व उच्च दाब पर, यह इसको समझाने के लिए जो TA एंड्रयूज जो साइंटिस्ट थे 1869 में, इन्होंने CO2 गैस के समतापी आइसोथर्मल जो कर्व होते हैं, समतापी वक्र, वो खींचे और इनसे इन्होंने निष्कर्ष निकाले कि वायुमंडलीय दाब पर प्रत्येक गैस को द्रवित करना संभव है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वायुमंडलीय ताप पर प्रत्येक गैस को द्रवित किया जा सके। आप गौर करना, जिसका सेंटेंस है कि वायुमंडलीय दाब पर प्रत्येक गैस को द्रव में बदला जा सकता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वायुमंडलीय ताप पर प्रत्येक गैस को द्रवित किया जा सके। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट आता है, दिमाग में क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा ताप है जिस ताप से नीचे या उस ताप पर किसी गैस को द्रवित करना संभव है। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट आती है क्रांतिक ताप की। क्रांतिक ताप की जैसे परिभाषा बिल्कुल एग्जैक्ट में बोलूं कि किसी गैस के लिए वह ताप जिससे कम ताप पर गैस को दाब बढ़ाकर द्रवित किया जा सकता है, लेकिन इस ताप से अधिक ताप पर दाब चाहे कितना भी बढ़ा दिया जाए, गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता। उसे क्या बोलते हैं? क्रांतिक ताप। कहने का मतलब इस ताप से कम ताप या इस ताप पर गैस को प्रेशर बढ़ाकर हम द्रव में बदल सकते हैं, लेकिन इस ताप के बाद में प्रेशर हम कितना भी बढ़ा दें, उसे गैस को द्रव में नहीं बदल सकते। तो इसे हम कहते हैं क्रांतिक ताप। अब आती है कि जो क्रांतिक ताप पर वह दाब जिसके द्वारा किसी गैस को द्रव में बदला जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? क्रांतिक दाब। और जो क्रांतिक आयतन है, तो जो क्रांतिक ताप व दाब पर 1 मोल गैस का जो आयतन है उसे कहते हैं क्रांतिक आयतन। तो आपके दिमाग में ये कन्फर्म आप बैठ गया कि भाई किसी भी गैस को भाई एक निश्चित ताप तक हम दाब लगाकर द्रव में बदल सकते हैं, लेकिन उस ताप के बाद में हम दाब चाहे कितना बढ़ा दें तो गैस को द्रव में नहीं बदला जा सकता। यहाँ पर आप देखिए CO2 गैस के लिए जो क्रांतिक दाब है एटमॉस्फेयर में 73 है, और जो क्रांतिक वॉल्यूम है क्रिटिकल क्यूबिक सेंटीमीटर पर मोल, तो 95.7, और इसका जो क्रांतिक ताप है 304.1 अर्थात 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे ही N2 गैस के लिए देखिए, O2 गैस के लिए, ऐसे हाइड्रोजन और बहुत सारी गैसेस के लिए आप जब बुक देखेंगे उसमें आपको मिल जाएंगे ये। तो यहाँ पर अब बात आती है कि भाई परिभाषा तो हो गई, लेकिन इसका निर्धारण हम कैसे करें कि भाई इसका क्रांतिक स्थिरांकों का निर्धारण
कैसे करें। तो इस पर हम आप यहाँ पर एक डायग्राम देख रहे हैं, तो इसके द्वारा हम निर्धारित करेंगे। तो जो क्रांतिक ताप होता है वहां पर जो द्रव और वाष्प अवस्था होती है दोनों में विभेद करना संभव नहीं होता, अर्थात द्रव और वाष्प का घनत्व क्या होता है, समान होता है। अब देखिए कि जैसे मान लो किसी द्रव का हमें क्या ज्ञात करना है, क्रांतिक ताप, दाब व आयतन। तो हम क्या करेंगे, देखो आप यहाँ पर देख रहे हैं एक यू ट्यूब है ग्लास की, उसमें पारा भरा हुआ है और यहाँ पर थर्मामीटर सेट है और यहाँ से इसका सेटअप है। आप देखिए यहाँ से गर्म जल आ रहा है और इधर से निकल रहा है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, इसमें जो द्रव है जिसका हमें क्रांतिक ताप, दाब, आयतन ज्ञात करना होता है उसको यहाँ भर लेते हैं। अब इसमें गर्म जल प्रवाहित करते हैं। तो गर्म जल जब प्रवाहित करेंगे तो ये जो द्रव है ये गर्म होगा और किस में बदलेगा, वाष्प में बदलेगा। तो आप लगातार गर्म जल, इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और एक अवस्था ऐसी आएगी कि जहां पर जो द्रव अवस्था और वाष्प अवस्था में विभेद नहीं किया जा सकता, अर्थात दोनों अवस्थाओं का जो घनत्व है वो क्या हो जाता है, एक समान हो जाता है। यहाँ पर हम ताप नोट कर लेते हैं थर्मामीटर में और यहाँ पर दाब भी नोट कर लेते हैं कि भाई किस दाब पर ये फिनोमिना हो रहे हैं या ये घटना घटित हो रही है। तो इसको ले लिया हमने T1 और दाब को क्या ले लिया, P1। अब क्या करते हैं, वापस इसको ठंडा करते हैं। तो ठंडा करेंगे तो क्या होगा, दोनों अवस्थाएं जहां पर अलग हो जाती है उस ताप को नोट कर लेंगे T2 और वहां पर जो मैनोमीटर है, जो वायु दाब जो देख रहे हैं हम, उसमें जो दाब क्या होगा उसको हम ले लेंगे P2। तो अच्छे से दिमाग में फिट कर ले, इसमें क्या कर रहे हैं हम, द्रव को गर्म कर रहे हैं और वाष्प में बदल रहे हैं और जहां दोनों अवस्थाओं में विभेद नहीं कर पा रहे हैं वहां पर टेम्परेचर नोट कर लिया और दाब नोट कर लिया। अब इसको ठंडा करते हैं इस ट्यूब को, तो द्रव अवस्था और वाष्प अवस्था क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। तो वहां पर हम ताप नोट कर लेते हैं थर्मामीटर द्वारा और दाब नोट कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, इन दोनों का हम एवरेज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एवरेज। तो जो T1 प्लस T2/2, तो ये तो हो गया क्रिटिकल टेम्परेचर और ये क्या हो गया, क्रिटिकल प्रेशर। अब क्या है कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर व प्रेशर पर हम आयतन, जो क्रांतिक आयतन ज्ञात करते हैं, उसमें क्या होता है कि अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर व प्रेशर चेंज हो जाता है तो काफी एकदम से ज्यादा चेंज होता है, बड़ा चेंज। तो यहाँ पर जो हम मान प्राप्त करते हैं VC, जो क्रिटिकल वॉल्यूम, वो क्या है कि बिल्कुल एक्यूरेट नहीं रहता, एक्यूरेसी नहीं रहती और यहाँ ज्ञात करना कठिन रहता है। तो इसके लिए क्या है, इसका समाधान जो एमोगेट है उन्होंने औसत घनत्व विधि द्वारा VC ज्ञात किया, क्रिटिकल वॉल्यूम। इसमें क्या करते हैं कि इसमें विभिन्न तापों पर गैस तथा द्रव अवस्था में पदार्थों का घनत्व ज्ञात करके ताप व घनत्व के मध्य ग्राफ खींचा जाता है। तो कौन सा ग्राफ है, ये वाला ग्राफ आप यहाँ पर देख रहे हैं, ताप व घनत्व के मध्य ग्राफ ले रहे हैं। अब यहाँ पर भी एक समस्या आती है कि इसमें जो इसका शिखर है आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो जो इस ग्राफ है जैसे ये POQ, तो ये शिखर है ये थोड़ा चपटा होता है। इस वजह से क्या है कि सीधा हम जो क्रिटिकल डेंसिटी है वो ज्ञात नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो रेखीय व्यास का नियम है उसकी सहायता लेंगे। तो सरल रेखीय व्यास का नियम क्या कहता है कि किसी द्रव एवं उसकी संतृप्त वाष्प के घनत्वों के माध्यमानों व संगत ताप के मध्य एक ग्राफ खींचा जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। और यह सरल रेखा देखो क्या कर रही है, देखो कहाँ पर टच कर रही है, ऊपर O बिंदु पर टच कर रही है। तो O बिंदु पर जो डेंसिटी है क्या, क्रिटिकल डेंसिटी होगी और यहाँ पर जो टेम्परेचर है उसे क्या कहेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर। आप इस ग्राफ में देख रहे हैं कि इधर क्या है, घनत्व, द्रव का घनत्व ज्यादा है, इधर क्या है, वाष्प का घनत्व। तो और यहाँ पर ये क्या आ गया, इसके माध्यमान। तो यहाँ एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो O बिंदु पर टच कर रहा है तो वहां क्रिटिकल टेम्परेचर नोट कर लिया और यहाँ क्रिटिकल डेंसिटी। अब हम यहाँ से सीधा देख सकते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम कैसे, इसका जो कंपाउंड था हमारे पास उसका अणुभार मोलिकुलर वेट अपॉन इसका क्रिटिकल डेंसिटी, इसका जो ये आएगा इसमें, जिसको भाग देते हैं इसमें, तो ये आएगा हमारे पास क्रांतिक वॉल्यूम। तो इस प्रकार से हम ये ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे जो वास्तविक गैसों के समतापी वक्र की बात करते हैं,
जो टीए एंड्रयूज ने CO2 गैस के लिए विभिन्न तापों पर खींचे थे। तो आप यहाँ से इस ग्राफ के ऊपर बिल्कुल ध्यान आंखें गड़ा के रखिए कि देखो यहाँ पर 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक है जो ग्राफ, और फिर कितने पर 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, और फिर बाद में 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड जो CO2 गैस के लिए क्या है क्रिटिकल टेम्परेचर, और फिर 35.5 पर डिग्री पर, और फिर 48.1। तो अलग अलग ताप पर जो आइसोथर्म्स हैं वो क्या है हमने खींचे। तो जैसे ये पहला आइसोथर्म की बात करें HIJK, तो यहाँ पर आप देखिए कि जो H बिंदु पर क्या है, ये जो 13.1 वाले की बात कर रहा हूं मैं, H बिंदु पर जो CO2 किस में है गैस रूप में है। अब क्या है कि इसका क्या करते हैं हम, इसका क्या करेंगे, जो गैस होती है दाब बढ़ाने पर, अब क्या करेंगे हम दाब बढ़ा रहे, तो आप देखिए यहाँ पर H से दाब बढ़ाने पर I बिंदु तक आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाता है वॉल्यूम इसका घटता है। दाब बढ़ाने पर क्या होगा वॉल्यूम घटेगा, और I बिंदु पर जो ये CO2 है गैस वो द्रव में बदलना चालू हो जाती है, और I से J बिंदु तक ये किसमें द्रव में कंप्लीटली बदलती रहती है, और J बिंदु तक इसका द्रवण पूरा हो जाता है, और उसके बाद में इसका आगे द्रवण संभव नहीं है। तो ये ग्राफ क्या हो गया वर्टिकल, बिल्कुल ऊर्ध्वाधर हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए, अब एक जो इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो जो ये क्षैतिज पार्ट है हॉरिजॉन्टल जो लाइन थी वो घटती जाती है, और जो 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड किसका CO2 गैस का क्या है क्रिटिकल टेम्परेचर, वहां पर आकर ये बिल्कुल पॉइंट के रूप में रह जाती है। और उसके बाद में देखो और जो लाइन है वहां पर कोई क्षैतिज रेखा नहीं है, अर्थात इसके बाद में गैस का द्रवण नहीं होगा। तो आप देखो यहाँ पर शुरुआत में देखिए जो H से I ये बिल्कुल बॉयल का नियम का पालन करती है कि दाब बढ़ाएंगे तो आयतन लगातार घटेगा। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, और इसकी जो ये क्षैतिज पार्ट घटता जाता तो एक परवलय प्राप्त होता है, जैसे आप देखिए IBJ। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या है CO2 गैस में है केवल, और इसकी इस साइड में अगर देखें लेफ्ट साइड में तो CO2 किस में है केवल लिक्विड फॉर्म में है, और इसके अंदर क्या है जो द्रव CO2 और गैस CO2 दोनों क्या है साम्य में रहती है, और B बिंदु के बाद में इसको द्रव में बदलना संभव नहीं रहता। तो ये निष्कर्ष हमने निकाले। अब यहाँ पर एक और जो आता है स्टेट ऑफ कंटिन्यूटी, क्या स्टेट ऑफ कंटिन्यूटी। तो इसमें आप देखिए कि स्टेट ऑफ कंटिन्यूटी क्या है कि CO2 के समतापी वक्रों से स्पष्ट है कि क्रांतिक ताप से कम ताप पर द्रव CO2 व गैस CO2 दोनों प्रवस्था साम्य में होती है। तो देखो ये देखो दोनों साम्य में है, लेकिन जब क्रांतिक ताप से ऊपर द्रव का गैस में अथवा गैस का द्रव में परिवर्तन कराया जाता है तो परिवर्तन क्या होता है सतत होता है। तो यहाँ पर ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पे ये गैस को द्रव में बदल रही है या द्रव, इस टाइप से कोई बिंदु नहीं है। तो संपूर्ण वक्र पर कोई भी बिंदु ऐसा नहीं होता जहां दोनों प्रवस्थाएं उपस्थित हो, इसे स्टेट ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। तो आप देखिए कि इस वाले पथ की बात कर रहा हूं मैं, कि यहां पर आप देख सकते हैं, मैं इसको अलग से समझा रहा हूं आपको। कौन सा पथ है LMN। तो आप दोबारा से ग्राफ में देखिए कौन से पथ की बात कर रहे हैं हम, ये देखो L M M और N की। तो आप यहाँ पर आप एक निष्कर्ष निकालेंगे हम कि LMN पथ की बात कर रहे हैं। तो L पथ पर जो गैस है इसको क्या कर रहे हैं स्थिर आयतन पर ताप बढ़ा रहे हैं। तो ताप बढ़ाएंगे तो दाब लगातार बढ़ता जाएगा। देखो आप कहाँ तक पहुंच गया दाब, यहाँ तक। पहले दाब क्या था ये था, तो यहाँ तक जब ताप बढ़ाएंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो प्रेशर लगातार बढ़ता जाएगा। और यहाँ से देखिए आप M बिंदु से स्थिर दाब पर टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं। टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर आयतन घटेगा N M और L। तो आप यहाँ पर देखिए पथ बिंदु आप देखिए CO2 का द्रवण, अब देखिए यहाँ पर CO2 का जो द्रवण किस से हुआ LM वक्र के सहारे होता है, पर कोई ऐसा, लेकिन जो वक्र LM है उस पर कोई ऐसा बिंदु नहीं है जहां पर
CO2 द्रव व गैस दोनों अवस्थाओं में हो। इस प्रकार का जो सतत परिवर्तन क्या कहलाता है? स्टेट ऑफ कंटिन्यूटी कहलाता है। तो कुल मिला के बात वही थी कि इस जो क्रांतिक ताप है उसके बाद में जो इसका गैस का जो द्रवण हो रहा है आगे वो कंटिन्यू है। तो इसमें क्या है कि जो परिवर्तन हो रहा है जो गैस का द्रव में, द्रव का गैस में, वो कंटिन्यू होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? अवस्था सातत्य कहते हैं। तो आप जो आज मैंने आपसे जो टीए एंड्रयूज ने CO2 गैस के लिए जो आइसोथर्म खींचे, समतापी वक्र खींचे हैं, दिए हैं, उसको मैंने एक्सप्लेन करने की आपसे करने की कोशिश की है। तो आप इसको अच्छे से, इसको एक एक पॉइंट को आप समझने की कोशिश करें। एक जो आइसोथर्म है तो उसको आप समझ जाएंगे तो आगे वाले अपने आप ही आपके समझ में आ जाएंगे। तो आज इसका हमने जो क्रिटिकल फिनोमेना है उनकी डेफिनेशंस देखी हैं और इसका कैसे निर्धारण करते हैं और आइसोथर्म्स कैसे जो टी एंड्रयूज ने खींचे उनके बारे में चर्चा की है। अगली क्लास में हम जो इनके जो फॉर्मूलेज हैं, जो क्रिटिकल टेम्परेचर, डेंसिटी वगैरह, इनका हम आगे गणना करेंगे। किसकी सहायता से? वंडर वाल इक्वेशन की सहायता से करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आप मिलेंगे हम। धन्यवाद।